हेलो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में क्लास 7 का एनसीईआरटी का भूगोल बुक से अध्याय 6 प्राकृतिक वनस्पति एवं वन्य जीवन से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। ये वीडियो आने वाले किसी भी एग्ज़ाम में आपको हेल्प करेगा। ये वीडियो स्पेशल बीपीएससी टीआरई 4.0 जिनका सब्जेक्ट भूगोल है उनके लिए बनाया गया है। तो चलिए फिर शुरू करते हैं आज का सेशन। देखिए, हमने पीडीएफ फाइल भी ले रखा है ताकि आपको चीज़ों को दिखा करके आसान किया जाए, चीज़ों को आसान किया जाए। इसलिए हमने यहाँ पे पीडीएफ फाइल भी लगा रखा है ताकि ज़रूरत पड़ने पर मैं चीज़ों को दिखा सकूँ और चीज़ें आसान कर सकूँ। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला सवाल लेते हैं। आज का पहला सवाल है आपके लिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। दिया गया है तापमान, नमी, मिट्टी की मोटाई। उपर्युक्त में से कौन सा कारक वनस्पति की वृद्धि को प्रभावित करता है। सवाल है, निम्नलिखित उपर्युक्त में से कौन सा कारक ऐसा है जो वनस्पति की वृद्धि को प्रभावित करता है। तापमान, नमी, मिट्टी की मोटाई। तो देखिए, अगर जो ऑप्शन दिया हुआ है, बात करें पहला ऑप्शन के बारे में, तापमान के बारे में, तो तापमान हो, चाहे नमी हो, चाहे मिट्टी की मोटाई हो, ये सभी वनस्पति की वृद्धि को प्रभावित करता है। तो इसका जो सही आंसर है वो है डी ऑप्शन। ठीक है, ध्यान रखिएगा, इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि वनस्पति की वृद्धि को प्रभावित करने वाले तीनों कारक हैं, चाहे वह तापमान हो, चाहे नमी हो, चाहे मिट्टी की मोटाई हो। जब आप एनसीईआरटी बुक का जब देखेंगे फर्स्ट पेज, तो यहाँ पे साफ लिखा हुआ है, इस लाइन को पढ़िए, वनस्पति की वृद्धि तापमान एवं नमी पर निर्भर करती है। साफ लिखा हुआ है कि वनस्पति की वृद्धि तापमान एवं नमी पर निर्भर करती है। इसके अलावा यह ढाल एवं मिट्टी की परत को मोटाई जैसे कारकों पर भी निर्भर करती है। ठीक है, तो कह सकते हैं कि इस हिसाब से वहाँ पे तीनों का कथन क्या है, सही है, क्योंकि तापमान दिया हुआ है, वहाँ पे वृद्धि तापमान दिया हुआ है, नमी दिया हुआ है, एक मिट्टी की परत दी हुई है। ठीक है, पर मिट्टी की परत की मोटाई कितनी है, तो इन सभी कारक जो है वो वनस्पति की वृद्धि पर जो है वो निर्भर करती हैं। ठीक है, तो इसका सही आंसर उपर्युक्त में से सभी होगा। अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इधर वनस्पति दे रखा है और इधर नमी तत्व दे रखा है। ठीक है, जैसे कि वन है, घास स्थल है, झाड़ियाँ हैं, तो यहाँ पे किस वनस्पति कहाँ देखने को मिलेंगे ये आपको बताना है। ठीक है, तो देखिए सिंपल सा है, झाड़ियों को कहाँ देखने को मिलेगा। अच्छा, पूछा नीचे क्या है, पूछा है कि उपर्युक्त में से कौन सा सुमेलित है ना, कौन सा सुमेलित है, ये पूछ रहा है आपसे। तो देखिए, सबसे पहले बात करें हम लोग कि झाड़ियाँ कहाँ देखने को मिलता है, ये तो शुष्क क्षेत्रों में ही देखने को मिलता है, तो सही मिला हुआ है। ठीक है, फिर है घास स्थल, तो ये जहाँ पे मध्यम वर्षा होता है वहाँ पे घास स्थल देखने को मिलता है, तो ये भी सही मैच किया हुआ है। और जो जंगल वन जो होते हैं वो कहाँ देखने को मिलते हैं, जहाँ पे भारी वर्षा होती है, ये भी सही मैच किया हुआ है। तो हम कह सकते हैं कि इसका जो सही सुमेलित है वो है डी ऑप्शन। उपर्युक्त में से सभी यहाँ पे सही मैच है, तो डी ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। इसको देख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा, ज़्यादा कुछ खास है नहीं। ठीक है, आगे देखते हैं। सवाल है, एनाकोंडा दुनिया के सबसे बड़े सांपों में से एक है, पाया जाता है, कहाँ पाया जाता है ये आपको बताना है, कहाँ मिलता है। उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन में, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन में, या फिर शीतोष्ण सदाबहार वन में, या उपर्युक्त में से कहीं नहीं। तो याद रखिएगा, एनाकोंडा दुनिया का सबसे बड़ा सांपों में से एक है जो कि उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन में पाया जाता है या मिलता है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही है। ठीक है, बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। यहाँ पे देख सकते हैं डिटेल्स में, एनाकोंडा दुनिया के सबसे बड़े सांपों में से एक है जो उष्णकटिबंधीय वर्षा वन में पाया जाता है। यह मगरमच्छ जैसे बड़े जानवर को मारकर खा सकता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, यहाँ पे आपका दिया हुआ है उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, जबकि यहाँ पे लिखा है उष्णकटिबंधीय वर्षा वन। ठीक है, तो इससे कंफ्यूज नहीं होना है। उष्णकटिबंधीय वर्षा वन और उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन दोनों एक ही हैं। ठीक है, अगर उष्णकटिबंधीय वर्षा वन दिया हो
ठीक है, तो समझना है कि ये उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन के बारे में बात हो रहा है। ठीक है, चलिए इसको हम मैप पर दिखाते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं लिखा हुआ है कि एनाकोंडा विश्व का सबसे बड़ा सांप उष्णकटिबंधीय वर्षावन में पाया जाता है। ठीक है, तो ध्यान रखना है कि उष्णकटिबंधीय वर्षावन, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन भी कहते हैं। यह मगर जैसे बड़े जानवर को मारकर खा सकता है। ठीक है, तो इसको ध्यान रखिएगा। इसलिए मैंने कहा कि क्या आप जानते हैं, इन जो किताबों में दिया रहता है, इस चीज़ों को अच्छे तरीके से लर्न करें, इसका नोट्स बनाएं। यहाँ से क्वेश्चंस बहुत बनाए जाते हैं और एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, इसमें ध्यान रखिएगा कि ब्राज़ील के उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन इतने विशाल हैं कि ये पृथ्वी के फेफड़े की तरह प्रतीत होते हैं। ठीक है, तो इसको ध्यान रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं, क्वेश्चन देखते हैं हम लोग अब क्या है अगला नेक्स्ट क्वेश्चन। 4th नंबर क्वेश्चन है, उष्णकटिबंधीय वर्षावनों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। मतलब उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन के बारे में आपसे पूछ रहा है कि यहाँ पे जो कथन दिया है उसके बारे में बता करना है कि कौन सा कथन गलत है। तो पहला कथन लोग देखते हैं क्या लिखा है कि ये भूमध्य रेखा और उष्णकटिबंधीय के पास पाए जाते हैं। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, क्या ये भूमध्य रेखा और उष्णकटिबंध के पास पाए जाते हैं, या फिर ये क्षेत्र गर्म होते हैं और पूरे वर्ष भारी वर्षा होता है। यहाँ पे वृक्ष अपने पत्ते पूरी तरह से नहीं झाड़ते हैं। उपयुक्त बताना है कि कथनों से कौन सा कथन यहाँ पे गलत है। तो देखिए, बात करें हम लोग पहला कथन के बारे में कि ये भूमध्य रेखा और उष्णकटिबंधीय के पास पाए जाते हैं, तो बिल्कुल कथन सही है। क्यों सही है? क्योंकि लोग जानते हैं कि भूमध्य रेखा के क्षेत्रों में बहुत ज़्यादा वर्षा होती है, जिसकी वजह से ये वर्षा वन यहाँ देखने को मिलती हैं, सदाबहार वन देखने को मिलते हैं। ठीक है, और ये उष्णकटिबंध के आसपास पाए जाते हैं, तो ये भी कथन सही है। जहाँ पे ज़्यादा गर्मी होगी वहीं पर ज़्यादा वर्षा भी होगा। ठीक है, तो ये कथन सही है पहला। सेकेंड कथन के बारे में हम लोग बात करें कि ये क्षेत्र गर्म होते हैं, बिल्कुल गर्म होते हैं। गर्म होते हैं तभी तो वर्षा होते हैं, है ना। जहाँ पे ज़्यादा गर्म होगी वर्षा वहीं ज़्यादा बनेगी होगी। ठीक है, तो सेकेंड कथन भी सही है। इसी लिए देखेंगे कि ये जो हमारा ग्लोब है पर देखेंगे कि हमारा क्या है, भूमध्य रेखा है। तो भूमध्य रेखा के आसपास वाले एरिया में देखेंगे कि ये यहाँ पे क्या होते हैं, सदाबहार वन देखने को मिलते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे सालों भर गर्मी पड़ती है और सालों भर वर्षा भी होती है। ठीक है, इसी बात कह रहा है कि वृक्ष अपने पत्ते पूरी तरह से नहीं झाड़ते, यानी कि सारे पत्ते यहाँ पे गिरते नहीं हैं, है ना। जिससे देखेंगे कि जो हमारा उष्णकटिबंधीय जो क्षेत्र होता है, जैसे हमारा भारत ही ले लेते हैं, तो भारत में देखेंगे कि जो पत्ते होते हैं एक बार में पूरा क्या होता है, पत्ते सारे गिर जाते हैं, है ना। जो पतझड़ का सावन आता है तो वहाँ पे सारे पत्ते एक बार क्या होता है, सारे झड़ देते हैं। लेकिन पत्ते यहाँ भी झड़ते हैं, लेकिन एक बार में सारे पत्ते नहीं झड़ते हैं, नहीं गिरते हैं। ठीक है, तो ये भी कथन सही है कि सदाबहार नाम ही तो है ना, सदाबहार हमेशा सदाबहार में रहता है। ठीक है, तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पत्ते एक बार में सारा नहीं झड़ते हैं। ठीक है, तो ये भी कथन सही है। तो पूछा है कौन सा गलत है, तो यहाँ पे कोई भी कथन गलत नहीं है, डी ऑप्शन सही होगा। अगला सवाल लेते हैं, डिटेल्स देख लेते हैं थोड़ा। कहता है उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन को उष्णकटिबंधीय वर्षा वन भी कहा जाता है। पहले ही बता चुके हैं, ये घने जंगल भूमध्य रेखा के पास के क्षेत्रों में होते हैं और उष्णकटिबंधीय वनों के करीब होते हैं। ये क्षेत्र गर्म होते हैं और पूरे वर्ष भर भारी वर्षा होती है। चूँकि यहाँ का मौसम शुष्क नहीं होता, वृक्ष अपने पत्ते पूरी तरह से नहीं झाड़ते हैं, इसीलिए इन्हें सदाबहार वन कहा जाता है। काफ़ी घने वृक्षों की मोटी वितान के कारण दिन के समय भी सूरज की रोशनी वन के अंदर तक नहीं पहुंच पाती है। कहने का तात्पर्य हुआ कि जो पेड़ पौधे होते हैं यहाँ पे इतने घने होते हैं, इतने घने होते हैं। ठीक है, इतने घने होते हैं कि जो सूर्य आती है तो सूर्य यहाँ के नीचे इसके अंदर नहीं पहुँच पाती, नीचे तक नहीं पहुँच पाते। और नहीं पहुँचने के कारण से देखेंगे कि पेड़ के नीचे जो पौधे होते हैं वो बहुत लंबे लंबे हो जाते हैं सूर्य की रोशनी को प्राप्त करने के लिए। तो इसीलिए देखेंगे इन क्षेत्रों में जो पेड़ होते हैं बहुत लंबे लंबे पाए जाते हैं। कारण क्या है कि अगर सूर्य की रोशनी यहाँ तक नहीं पहुँच पाएंगी तो अपना सूर्य की रोशनी प्राप्त करने के लिए क्या होता है, जल्दी से ये निकल करके चाहते हैं कि ऊपर निकले और सूर्य की रोशनी को प्राप्त करें। ठीक है, तो इस तरीके से हम कह सकते हैं यहाँ पे कि यहाँ पे देखेंगे कोई भी कथन गलत नहीं है। अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है, शीतोष्ण सदाबहार वनों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। अब पूछा जा रहा है सदाबहार वन के बारे में और पूछा है कि कौन सा कथन यहाँ पे सही है। ठीक है, अब की बार सही पूछा है। तो चलिए देखते हैं पहला कथन के बारे में कि क्या दिया है। ये मध्य अक्षांशीय तटीय क्षेत्र में स्थित है।
ठीक। सेकेंड कह रहा है कि ये सामान्यतः महाद्वीपों के पश्चिमी किनारों पर पाए जाते हैं। थर्ड कह रहा है कि इनमें कठोर और मुलायम दोनों प्रकार की लकड़ी के पेड़ होते हैं। उपर्युक्त कथन में से कौन सा कथन सही है? ठीक है, तो चलिए देखिए पहला कथन के बारे में बात करते हैं कि ये मध्य अक्षांशीय तटीय क्षेत्रों में पे स्थित है, तो कथन ये यहाँ पे बिल्कुल सही है। ठीक है, अब देखेंगे कि जो शीतोष्ण जो होता है सदाबहार वन, ये कहाँ देखने को मिलते हैं? मध्य अक्षांशीय तटीय क्षेत्रों में देखने को मिलते हैं, तो ये कथन सही है। ठीक है, इसके बाद हम लोग बात करें सेकेंड कथन का कि ये सामान्यतः महाद्वीपों के पश्चिमी किनारों पर पाए जाते हैं, तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि महाद्वीपों के पश्चिमी किनारों पर ही पाए जाते हैं। ठीक है, ये पूरे मध्य अक्षांशीय जो होता है हमारा क्षेत्र, वो इस एरिया में पाया जाता है। ठीक है, इसके बाद कह रहा है कि इनमें कठोर और मुलायम दोनों प्रकार की लकड़ी के पेड़ होते हैं, तो बिल्कुल सही है। इस जो शीतोष्ण सदाबहार वन होता है वहाँ पे कठोर और मुलायम दोनों प्रकार की लकड़ियाँ देखने को मिलती हैं, तो ये कथन यहाँ पे सही है। तो 1 और 3 सही है, बाकी कथन गलत है। तो देखा जाए तो यहाँ जो सही होगा वो होगा सी ऑप्शन। ठीक है, 1 और 3 सही है, दूसरा कथन गलत है। व्याख्या में देखते हैं हम लोग। शीतोष्ण सदाबहार वन मध्य अक्षांशीय तटीय क्षेत्र में स्थित है। ये सामान्यतः महाद्वीपों के पूर्वी किनारों पर पाए जाते हैं। देखिए वहाँ पर क्या लिखा था? पश्चिमी किनारों, लेकिन यहाँ पर देखा जाए कि सामान्यतः ये महाद्वीपों के पूर्वी किनारों पर पाए जाते हैं, जैसे दक्षिणी पूर्वी अमेरिका, दक्षिण चीन और दक्षिणी पूर्व ब्राज़ील। इनमें से ओक, पाइन, यूकेलिप्टस आदि जैसे कठोर और मुलायम दोनों प्रकार के पेड़ होते हैं, याद रखना है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। सवाल है पहला कथन है कि मोटी छाल और मोम लेपित पत्ते वाष्प उत्सर्जन को कम करते हैं। मोटी छाल और मोम लेपित पत्ते वाष्प उत्सर्जन को कम करते हैं। सेकेंड कथन है कि शीतोष्ण सदाबहार वनों की फलों की कृषि के कारण विश्व का फलोद्यान के रूप में जाना जाता है, और पूछ रहे हैं यहाँ पे कौन सा कथन सही है। ठीक है, तो चलिए हम लोग बात करते हैं पहला कथन के बारे में कि मोटी छाल और मोम लेपित पत्ते वाष्प उत्सर्जन को कम करते हैं, बिल्कुल सही है। मोटी छाल हो या फिर देखेंगे जो जैसे आपको कैक्टस होता है ना, उसमें देखिए कांटे होते हैं, तो इसमें जो होते हैं कांटे होते हैं, चाहे मोटी छाल होते हैं, तो ये सब भी वाष्प उत्सर्जन को कम करने के लिए ही होते हैं। तो ये कथन पहला यहाँ पे सही है, क्योंकि ज़्यादातर ये सब पेड़ पौधे कहाँ देखने को मिलते हैं? शुष्क क्षेत्रों में या रेगिस्तानी क्षेत्रों में देखने को मिलते हैं, जिसकी वजह से ये वाष्प उत्सर्जन को कम करने के लिए इस तरह से बने होते हैं। ठीक है, तो पहला कथन सही है। बात करें हम लोग सेकेंड कथन के बारे में कि शीतोष्ण सदाबहार वनों का फलों की कृषि के कारण विश्व का फलोद्यान कहा जाता है, तो ये कथन गलत है। ठीक है, ध्यान रखना है कि भूमध्य सागरीय प्रदेश का जो वहाँ पे जो कृषि होता है ना, तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा फलों का उत्पादन किया जाता है, जिसकी वजह से विश्व का फलो उद्यान कहा जाता है। किस क्षेत्र को? तो भूमध्य सागरीय प्रदेश को कहा जाता है। ठीक है, भूमध्य सागरीय मतलब, अब भूमध्य सागरीय मतलब ये नहीं समझना है कि ये वाला क्षेत्र, ये क्षेत्र नहीं। भूमध्य सागर देखेंगे कि यहाँ पे भूमध्य सागर है, तो इसके आसपास का क्षेत्र वाला जो एरिया है, जो खट्टे फलों के लिए भी विख्यात है, तो उस एरिया के बारे में कहा जाता है, जो कि विश्व का फलो उद्यान कहा जाता है। राइट, तो यहाँ पे सेकंड कथन गलत है, पहला कथन सिर्फ सही है, तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही होगा। ठीक, अब यहाँ पे डिटेल्स देख लेते हैं। भूमध्य सागरीय वृक्ष अपने मोटे छालों और मोम लेपित पत्तियों की मदद से शुष्क ग्रीष्मकाल के लिए खुद को अनुकूलित करते हैं, जो उन्हें वाष्पोत्सर्जन को कम करने में मदद करते हैं। है ना, सिंपल सी चीज़ें लिखी हुई है कि भूमध्य सागरीय वृक्ष अपने मोटे छालों और मोम लेपित पत्तियों की मदद से शुष्क ग्रीष्मकाल के लिए खुद को क्या करते हैं? अनुकूलित करते हैं, ताकि वाष्पोत्सर्जन को कम करने में मदद कर सके। भूमध्य सागरीय प्रदेश के फलों की कृषि के कारण विश्व का फलोद्यान के रूप में जाना जाता है। ठीक है, तो इसको याद रखना है, भूमध्य सागरीय प्रदेश को कहा जाता है विश्व का फलोद्यान। अगला सवाल लेते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन दे रखा है कि शंकुधारी वन उत्तरी गोलार्ध के उच्च अक्षांशों में पाए जाते हैं। सेकेंड कह रहा है कि घास स्थल इस क्षेत्र की विशेषता है। उपर्युक्त कथन में से कौन सा कथन यहाँ पे सही है, ये बताना है। तो यहाँ पे बात करें पहला कथन के बारे में, तो दिया है कि शंकुधारी वन उत्तरी गोलार्ध के उच्च अक्षांशों में पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये बिल्कुल कथन सही है कि शंकुधारी वन उत्तरी गोलार्ध के उच्च अक्षांशों में
पाए जाते हैं, जो कि लगभग 50 डिग्री से लेकर के 70 डिग्री के बीच में पाया जाता है। तो ये कथन यहाँ पे सही है। सेकेंड कथन कह रहा है कि घास स्थल इस क्षेत्र की विशेषता है, तो ऐसा नहीं है, ये कथन गलत है। तो यहाँ पे जो सही कथन है वो है सिर्फ केवल 1। ठीक है, यहाँ पे डिटेल्स देख सकते हैं। उत्तरी गोलार्ध के उच्च अक्षांश 50 डिग्री से 70 डिग्री के में भव्य शंकुधारी वन पाए जाते हैं। इन्हें टैगा भी कहा जाता है। ये वन अधिक ऊंचाई पर भी देखे जाते हैं। चीड़, पाइन, देवदार आदि इन वनों की मुख्य विविधता है। रजत लोमड़ी, मींक, ध्रुवीय भालू यहाँ पाए जाते हैं। पाए जाने वाले सामान्य जानवर हैं, ध्यान रखना है। कहाँ पे? ये जो उच्च अक्षांश में देखने को मिलता है उत्तरी गोलार्ध में, तो यहाँ पे रजत लोमड़ी, मींक, ध्रुवीय भालू यहाँ पे सामान्य रूप में पाए जाने वाले जानवर हैं। ठीक है, और टैगा के बारे में एक फैक्ट है जो कि कुछ कथन के बारे में इंपॉर्टेंट चीज़ है जो जानना जरूरी है। चलिए इसको मैप पर दिखाते हैं क्या जानना जरूरी है कि टैगा कहाँ से आया है, टैगा का अर्थ क्या होता है ना। चलिए इसको दिखाते हैं। हाँ, यहाँ देखिए, ये टैगा जो है एक रूसी भाषा है। ठीक है, जिसका अर्थ होता है शुद्ध या फिर अनछुआ। तो क्या पता एग्जाम में पूछ लिया जाए कि टैगा का क्या अर्थ होता है ना। तो एक तो ये रूसी भाषा है टैगा। ठीक है, ये जो टैगा है ये एक रूसी भाषा है जो जिसका अर्थ होता है शुद्ध या फिर अनछुआ होता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है आपको यहाँ पे। और यहाँ पे देख सकते हैं कि उत्तरी गोलार्ध के उच्च अक्षांशों में देखिए कि 50 डिग्री से 70 डिग्री में भव्य शंकुधारी वन पाए जाते हैं, है ना। इन्हीं टैगा कहा जाता है। ठीक है, तो टैगा किसे कहा जाता है, ये भी सवाल आ सकता है कि टैगा किसे कहा जाता है। तो उत्तरी गोलार्ध के उच्च अक्षांश में 50 से 70 डिग्री के बीच में जो भव्य शंकुधारी वन है उसे ही टैगा कहा जाता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। देखिए शंकुधारी वन के ये उदाहरण है, ये देख रहे होंगे आप स्क्रीन पर, ये भी क्या है, ये सभी शंकुधारी वन के उदाहरण हैं। कुछ देखिए शंकु की तरह ही पेड़ पौधे दिख रहे होंगे आप लोग को, है ना। यहाँ भी देख सकते हैं ये वाला, ये भी शंकुधारी वन है, यहाँ भी है। शंकुधारी वन होने के पीछे कारण ये होता है कि ताकि बर्फ़बारी जब हो तो क्या हो कि आसानी से स्लिप करके जिस पर जो बर्फ़ हो वो ज़मीन पे चला जाए, ताकि उस पर शंकु की तरह रहेगा तो उस पर ज़्यादा जो बर्फ़बारी होता है, बर्फ़ वगैरह गिरते हैं तो वो उसके पत्ते पर ना टिके, सीधे वो सरक करके ज़मीन पे चला जाए ताकि पेड़ पौधों को, पत्तियों को नुकसान ना पहुँचे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अब अगला सवाल रहेगा आपके लिए क्वेश्चन नंबर 8। सवाल है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला दे रखा है कि समशीतोष्ण घास स्थल भूमध्य रेखा के किसी भी तरफ उगते हैं और उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों तक फैले हैं। सेकेंड कथन कह रहा है कि उष्णकटिबंधीय घास स्थल मध्य अक्षांशीय क्षेत्रों और महाद्वीपों के आंतरिक भागों में पाए जाते हैं। पूछ रहे हैं यहाँ पे कौन सा कथन सही है। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं हम लोग पहला कथन के बारे में। कह रहा है कि समशीतोष्ण घास स्थल भूमध्य रेखा के किसी भी तरफ उगते हैं, मतलब कि ये भूमध्य रेखा है। ठीक है, तो ये भूमध्य रेखा है तो इससे किसी भी तरफ, चाहे इस तरफ हो चाहे इस तरफ हो, किसी भी तरफ उगते हैं और उष्णकटिबंधीय क्षेत्र तक फैले होते हैं। तो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र तक कुछ आगे तक फैले होंगे, जहाँ तक उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों का तो वहाँ तक, है ना। तो जनरली देखेंगे कि 30, 35, 40 तक अब देख सकते हैं कि उष्णकटिबंधीय वाला क्षेत्र होता है, तो वहाँ तक ये बात हो रहा है। ठीक है, सेकेंड कथन कह रहा है कि उष्णकटिबंधीय घास स्थल मध्य अक्षांशीय क्षेत्रों और महाद्वीपों के आंतरिक भागों में पाए जाते हैं। ठीक है, तो देखिए पहला कथन यहाँ पे क्या हम कह सकते हैं कि गलत है। ठीक है, पहला कथन बिल्कुल गलत है और सेकेंड कथन भी गलत है। ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी। चलिए इसको हम डिटेल समझाते हैं यहाँ पे ताकि समझ में आए। देखिए कहता है कि उष्णकटिबंधीय घास स्थल भूमध्य रेखा के किसी भी तरफ उगते हैं। ये बात तो साथ ही सही है कि उष्णकटिबंधीय घास स्थल जो है ना, भूमध्य रेखा के किसी भी तरफ उगते हैं। लेकिन वहाँ पर सवाल क्या था कि समशीतोष्ण घास स्थल, समशीतोष्ण घास स्थल भूमध्य रेखा के किसी भी ओर उगते हैं, लेकिन उगते क्या हैं, उष्णकटिबंधीय घास स्थल। जबकि यहाँ पे क्या लिखा था पॉइंट में कि समशीतोष्ण घास स्थल जो है भूमध्य रेखा किसी भी तरफ उगते हैं, तो कथन गलत हो गया यहाँ पे। ठीक है, तो ध्यान रखना है कि उष्णकटिबंधीय घास स्थल भूमध्य रेखा के किसी भी तरफ उगते हैं और उष्णकटिबंधीय क्षेत्र तक फैले हैं। यहाँ वनस्पति निम्न से मध्य वर्षा वाले क्षेत्रों में पैदा होती है। अब सवाल ये है कि उष्णकटिबंधीय क्षेत्र तक जो फैले होते हैं, यह वनस्पति कहाँ तक फैले होते हैं या फिर कहाँ पे उत्पन्न होती हैं, तो निम्न से मध्य वर्षा वाले क्षेत्रों में। यह घास बहुत ऊंची, लगभग 3 से 4 मीटर ऊंचाई तक बढ़ सकती है। अफ्रीका का सवाना जो घास स्थल है इसी प्रकार का है। उष्णकटिबंधीय घास स्थल में पाए जाने वाले जानवरों में हाथी, जेब्रा, जिराफ, हिरन, तेंदुआ सामान्य है।
शीतोष्ण घास स्थल मध्य अक्षांशीय क्षेत्रों में और महाद्वीपों के आंतरिक भागों में पाए जाते हैं। ठीक है, ध्यान क्या रखना है कि घास स्थल जो है, शीतोष्ण घास स्थल जो है ना, वो मध्य अक्षांशीय क्षेत्रों में और महाद्वीपों के आंतरिक भागों में पाए जाते हैं। यहाँ की घास आमतौर पर छोटी होती हैं और पौष्टिक होती हैं, ये ध्यान रखना है। कहाँ की घास, जो कि ये शीतोष्ण घास स्थल का है ना, जो कि मध्य अक्षांशीय क्षेत्रों में पाया जाता है। ये घास बहुत ही क्या होता है, छोटी होती हैं और पौष्टिक होती हैं, ये बात यहाँ पे ध्यान रखना है। तो ये कह सकते हैं कि यहाँ पे सेकेंड कथन क्या है, गलत है, क्योंकि लिखा है उष्णकटिबंधीय घास स्थल मध्य अक्षांशीय क्षेत्र और महाद्वीपों के आंतरिक भागों में पाए जाते हैं, जो कि कथन क्या है, गलत है। ठीक है, क्योंकि मध्य अक्षांशीय क्षेत्रों में और महाद्वीपों के आंतरिक भागों में क्या पाए जाते हैं, शीतोष्ण घास स्थल। ठीक है, क्या पाए जाते हैं, शीतोष्ण घास स्थल, जबकि यहाँ पे लिखा गया है उष्णकटिबंधीय घास स्थल। यानी कह सकते हैं कि डेटा को थोड़ा सा ऊपर नीचे किया गया है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला सवाल है, निम्नलिखित पर विचार करें। इधर दे रखा है उष्णकटिबंधीय घास का स्थल और इधर दिया हुआ क्षेत्र कहाँ देखने को मिलता है। पूछ रहा है कौन सा सुमेलित है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम लोग सवाना के बारे में हम लोग बात करें। ठीक है, सवाना के बारे में बात करें तो ये कहाँ देखने को मिलता है, ये अफ्रीका में देखने को मिलता है। ठीक है, अफ्रीका में भी खास करके कहाँ पे, पूर्वी अफ्रीका में। कहाँ पे, पूर्वी अफ्रीका में। इसके बाद है कंपोज या कंपोज लिखा होता है। ठीक है, तो कंपोज देखने को मिलेगा लानोस में। कहाँ पे, माफ़ कीजिएगा, कंपोज आपको देखने को मिलेगा ब्राज़ील में। ठीक है, ब्राज़ील में, जबकि लानोस जो है वो आपको देखने को मिलेगा, लानोस देखने को मिले ये लानोस जो देखे है वो देखने को मिलेगा वेनेजुएला में, जुएला। ठीक है ना, तो देखिए कौन सा मैच है। तो सवाना में पूर्वी अफ्रीका में देखने को मिलता है, तो पहला तो यहाँ पे ये सही दिख रहा है। कंपोज वेनेजुएला में। ठीक है, तो कंपोज ये कथन गलत हो गया, क्योंकि वेनेजुएला में क्या देखने को मिलता है, लानोस, और कंपोज का देखने को मिलता है ब्राज़ील में। तो सिर्फ यहाँ पे कौन सही है, कथन नंबर ए यहाँ पे सिर्फ सही मैच किया गया है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। ध्यान ये भी रखना है कि घास दो प्रकार के होते हैं, एक शीतोष्ण घास का मैदान होता है और एक उष्णकटिबंधीय घास का मैदान होता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब यहाँ पे है क्वेश्चन नंबर 10 में कि निम्नलिखित पर विचार करें। इधर दे रखा है शीतोष्ण घास स्थल और इधर देवा क्षेत्र। इधर वेल्ड है, प्रेरी है, पंपास है, डाउन है। पूछ रहा है कौन सा सुमेलित है। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं। हम लोग सबसे पहले बात करें वेल्ड के बारे में। ठीक है, वेल्ड के बारे में, तो वेल्ड कहाँ देखने को मिलेगा, वेल्ड देखने को मिलेगा आपको दक्षिण अफ्रीका में। कहाँ पे, दक्षिण अफ्रीका में। ठीक है, इसी तरीके से आपका जो स्टेपी है, या फिर बात कर लेते हैं पहले प्रेरी का ही, तो प्रेरी देखने को मिलेगा उत्तरी अमेरिका में। ठीक है, उत्तरी अमेरिका में प्रेरी जो है वो उत्तरी अमेरिका में देखने को मिलता है। इसके बाद फिर हम लोग बात कर लेते हैं पंपास के बारे में। ये कहाँ देखने को मिलेगा, पंपास, तो ये अर्जेंटीना में देखने को मिलेगा। ठीक है, अर्जेंटीना। ठीक है, क्या मिलेगा, अर्जेंटीना। इसके बाद फिर हम लोग बात कर लेते हैं डाउन के बारे में। डाउन हमेशा याद रखिएगा कि ऑस्ट्रेलिया का होता है, ऑस्ट्रेलिया वाले डाउन होते हैं क्रिकेट के में क्षेत्र में, ये हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, तो आप मैच कर लीजिए। तो कौन सा सुमेलित है, देखिए वेल्ड ऑस्ट्रेलिया का नहीं है, है ना। वेल्ड कहाँ का होना चाहिए था, वेल्ड होना चाहिए हमारा दक्षिण अफ्रीका का, ये यहाँ पे आएगा दक्षिण अफ्रीका। प्रेरी उत्तरी अमेरिका का है, ये यहाँ आएगा। पंपास कहाँ का है, अर्जेंटीना का है, तो ये यहाँ जाएगा। और डाउन ऑस्ट्रेलिया का है, तो यहाँ पे जाएगा। तो यहाँ पे कोई भी लगता है सही मैच नहीं किया हुआ है। ठीक है, तो उपरोक्त में से हो जाएगा कोई नहीं, डी ऑप्शन यहाँ पे सही है, कोई मैच नहीं किया गया यहाँ पे। ठीक है ना, बाकी यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पे हमने जो भी देखा, ठीक है, ये सभी क्या हैं, ये सभी आपका शीतोष्ण घास के मैदान के उदाहरण हैं। ठीक है, शीतोष्ण
घास स्थल के उदाहरण हैं, जबकि ये जो 3 हमने देखा, ठीक है, ये 3 है ना, ये जो 3 हम लोग देख रहे थे यहाँ पे, ये क्या है, ये उष्णकटिबंधीय घास स्थल के उदाहरण हैं। ठीक है, तो पूछा भी जा सकता है कि कौन सा उष्णकटिबंधीय घास के मैदान है, 4 दे देगा, उसमें से कोई डिफरेंट रहेगा। ठीक है, तो याद रखिएगा कि उष्णकटिबंधीय घास का मैदान कौन सा है और शीतोष्ण वाला कौन सा है। ठीक है, अब हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि जो PDF फाइल में, यानी कि जो इस बुक में, इस अध्याय में जो सवाल दिए गए हैं, क्या इसका आंसर आप लोग बता पाएंगे? थोड़ा सा इसको हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ से जो कुछ सवाल दिए रहते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप का, जैसे ये है, बताना है इसमें से कौन सही है। कोई एक लाइकेन पाए जाते हैं, काई है, कोई नहीं है, काई एवं लाइकेन पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं? रेगिस्तानी वनस्पति में, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन में, टुंड्रा वनस्पति में। बताइए इसका आंसर क्या होना चाहिए? तो याद रखिएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा 3rd ऑप्शन, टुंड्रा वनस्पति में। ठीक है, इस बात पूछ रहा है कांटेदार झाड़ियाँ मिलती हैं, कहाँ मिलती हैं कांटेदार? तो हमेशा याद रखिएगा कि ये उष्णकटिबंधीय तो दिखेगा नहीं। ठीक है, ठंडी ध्रुवों में, ठंडी ध्रुव में तो मिलेगा नहीं, यानी कि कहाँ मिलेगा? ये मिलेगा आपको गर्म एवं शुष्क रेगिस्तानी जलवायु क्षेत्रों में कांटेदार झाड़ियाँ। ठीक है, इसके बाद है उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन का एक सामान्य जानवर कौन सा है? तो देखिए, जिराफ और ऊँट तो होगा नहीं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? बंदर, क्योंकि जिराफ और ऊँट देखेंगे, ऊँट वगैरह जो है वो रेगिस्तानी क्षेत्रों में देखने को मिलते हैं, तो बंदर इसका सही आंसर होगा। इसके बाद है सवाल है कि शंकुधारी वन की एक महत्वपूर्ण वृक्ष प्रजाति है, कौन सा है? शंकुधारी के बारे में बात हो रहा है, सागवन नहीं होगा। ठीक है, चीड़ और रोजवुड में से कोई आप टिक लगा सकते हैं। बताइए क्या होगा इसका सही आंसर? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पे, चलिए इसका आंसर आप कमेंट कीजिए कि इसका आंसर क्या होना चाहिए, रोजवुड होगा या फिर चीड़ होगा। ठीक है, सागवन नहीं होगा। ठीक है, ये उष्णकटिबंधीय जो वन होते हैं वहाँ पे मिलते हैं। आप लोग को कमेंट करना है कि रोजवुड होगा या फिर चीड़ होगा। अगला सवाल है, अस्टेपी घास स्थल पाए जाते हैं। ठीक है, तभी हमने बताया था ना, अस्टेपी कहाँ देखने को मिलता है? बताइए, अस्टेपी देखने को मिलता है मध्य एशिया में। ऑस्ट्रेलिया में क्या था? डॉन था। ठीक है, और दक्षिण अफ्रीका में क्या था? बताइए ज़रा। दक्षिण अफ्रीका में था वेल्ड। ठीक है, क्या था? वेल्ड था, जो कि एक शीतोष्ण घास का उदाहरण था। ठीक है, अब यहाँ पे पूछ रहा है मिलाकर के स्तंभों को सही जोड़ा मिलाना है आपको यहाँ पे। ठीक है, जैसे वालरस है, वालरस एक क्या है? एक जीव है। ठीक है, तो एक ध्रुवीय जानवर है ये। तो देखिए एक ध्रुवीय जानवर कहाँ पे दिख रहा है आपको? ये एक यहाँ मिल जाएगा। फिर है देवदार का वृक्ष। तो देवदार का वृक्ष क्या है? एक नरम लकड़ी का पेड़ है। ठीक है, इसका आंसर मिल गया होगा शायद ऊपर वाला क्वेश्चन का। देवदार का वृक्ष कहाँ पे हो जाएगा इसका? ये एक नरम लकड़ी है ये। ठीक है, इसके बाद है जैतून। जैतून क्या है? एक ये खट्टा फल है, तो कहीं ऑप्शन में दिख रहा है, हाँ ये चला जाएगा यहाँ पे, एक नींबू वंश सिट्रस का फल है जैतून। ठीक है, इसके बाद फिर क्या है? हाथी है। तो हाथी क्या हमें देखने को मिलता है? तो हाथी देखने को मिलेगा उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन का एक जानवर है ये। ठीक है, और इसके बाद फिर है कंपोज। तो कंपोज कहाँ देखने को मिलेगा? तो कंपोज देखने को मिलेगा आपको ब्राज़ील के उष्णकटिबंधीय घास का मैदान है यहाँ पे, तो ये चला जाएगा यहाँ पे। और डॉन्स ऑस्ट्रेलिया कहाँ दिख रहा है? कहीं दिख रहा है क्या? और ऑस्ट्रेलिया में शीतोष्ण घास का उदाहरण था ना ये डॉन, कहीं ऑप्शन में नहीं है क्या? वैसे तो ऑप्शन नहीं दिख रहा है, तो आप ऑप्शन नंबर 6 के साथ जा सकते हैं। ठीक है, अंटार्कटिका का शीतोष्ण घास स्थल को आप टिक कर सकते हैं, डॉन। ठीक है, तो ये इसका मैच हुआ, बाकी कोई सवाल ऐसा नहीं है। तो चलिए फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। अब वीडियो अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, इसी तरह का हम वीडियो हमको प्रोवाइड करते रहेंगे। क्लास 12 तक मेरा टारगेट है कि इसी तरह का वीडियो आपको हम दें। ठीक है, चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।